गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th हिंदी सेकंड लैंग्वेज चैप्टर 16 और शीर्षक टाइटल है चोरी। चोरी कहानी यशपाल जैन। साहित्य प्रकार होगा इसका कहानी। सन 1912 से 2000 तक का यशपाल जैन लेखक का समय। चोरी शीर्षक के तहत लेखक ने एक सामाजिक घटना और एक बाल मनोवैज्ञानिक कथा वार्ता को हमारे सामने कहानी के माध्यम से रखा है। बाल मनोवैज्ञानिक यानी कि छोटा सा बालक चोरी करने के लिए प्रस्तुत क्यों होता है, ये प्रश्न हमारे सामने आया है। तो इसका जवाब लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिया है कि जब किसी वस्तु का अभाव होता है तब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है। तो सही प्रयत्न से वो प्राप्त न हो तो वो गलत रास्ते से उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही सबसे बड़ा कारण चोरी का हो सकता है। तो यहाँ पे जब चोर कोई चोरी करता है तो उसकी शुरुआत जब होती है तब उसे कोई डांटने वाला नहीं होता है और उस सफलता से उसके चोरी करने के में जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए छोटी चोरी फिर धीरे धीरे वो बड़ा स्वरूप लेती है और छोटा चोर बड़ा चोर बन जाता है। इसलिए शुरुआत से ही जो पहली चोरी के बाद उस बालक को समझाकर या किसी भी तरह से गलत रास्ते पे जाने से रोक दिया तो ये दूसरी बार नहीं हो सकता है। तो ये बताने के लिए लेखक ने हमारे सामने इस कहानी को रखा है, जिससे एक मैसेज हमें मिलता है कि चोरी क्यों और किस लिए, उसका उपाय भी किस तरह से। छोटी सी है लेकिन एक उपदेशात्मक कह सकते हैं। तो इस कहानी में लेखक का थोड़ा सा परिचय कि लेखक का जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। कस्बा यानी छोटा नगर। बाल साहित्य पर लेखक ने अपनी लेखनी चलाई है। यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक बालक का मन पहचान कर उसी घटना के आधार पर लेखक ने काम किया है। और बाल मनोवैज्ञानिक पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उसको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। भारत के सर्वोत्तम पुरस्कार में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे पुरस्कार हैं, जिसमें से एक पुरस्कार इस लेखक को प्राप्त हुआ है। अजंता, इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं, रचनाएं उसने की है। और इस कहानी में नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। कई साल से नौकर हमारे घर में, एक ही नौकर हमारे घर में काम करता है तो वो हमारे घर के सदस्य जैसा ही बन जाता है। इसलिए एक अपनत्व, एक फैमिली जैसा बर्ताव, फैमिली के व्यक्ति के जैसा बर्ताव हम उस पर करते हैं और वैसा ही होता है। और हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। यानी उसे भी इच्छा होती है, सबको इच्छा होती है कि कुछ न होता है तो उसे प्राप्त करने की। तो इसलिए एक लेखक ने ये संदेश भेजा है और कहते हैं कि इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। शुरू करते हैं कहानी। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, बिंदु नौकर का नाम है, तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास से चला गया। अनायास, प्रयास के बिना, बस ऐसे ही। और बिंदु नौकर का नाम, मालती घर मालकिन का नाम, बरामदा यानी हम जैसे ना गैलरी वगैरह घर के आगे का भाग, वो बरामदा। तो उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़मी कर ली गई है। आड़मी करना यानी छुपा देना।
मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। दो कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। मालती ने के बुलाने के बाद वो जो धीरे धीरे चलता था वो तेज हो गया। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है। तो इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया, यानी कि वहाँ से वो दूर चला जाता है। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था, यानी कि मालती ने जो सोचा था कि बिंदु ने मुट्ठी में कुछ रखा हुआ है, लिया हुआ है, ये संदेह था। तो ये संदेह अब वास्तविकता में पलट जाता है। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी। अपने पति को पुकारती है और कहती है, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा। नंदन घर मालिक का नाम यहाँ पे 3 पात्र के साथ और एक थोड़े से पात्र के लिए आता है, लेकिन 3 पात्र मुख्य। तो 3 कैरेक्टर में एक नंदन, मालती और बिंदु। तो नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यो चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे। बस वो तो बोलती रहती है, ऐसा हर रोज़ का होता है, इसलिए वो टाल देने की सोच रहा है। लेकिन मालती माने तब न। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी। यहाँ पे और का मीनिंग तफावत है कि और में क्या होता है कि एक मात्रा जब होती है, एक मात्रा तो और तरफ दिशा निर्देश के और तौर पर आता है, और 2 मात्राएं जब आती है तो और एंड के और पर, गुजराती में अने, इंग्लिश में एंड, और एक और में। क्लियर? तो ये दिशा निर्देश तरफ की ध्यान देता है और ये 2 मात्रा वाला अने, एंड की मात्रा देता है। अर्थ इसका ऐसा होता है। तो एक और रख दी, एक तरफ रख दी, एक और रख दी, और जिससे जैसे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ लिए उठा लिया हो, वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है, रीता यानी खाली, और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती बोल पड़ना, ये मुहावरा है, गुस्सा हो गई। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था। बिंदु का चेहरा फक यानी थोड़ी सी निराशा, थोड़ा सा फीकापन और चुप होना। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। जूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, यानी कि बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार से ही बच्चे मानते हैं और सही काम करते हैं, हमारी सुनते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा बताया गया है। तो वो नंदन बिंदु के पास जाता है और कहते हैं कि सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। कूड़ा यानी कचरा। तो फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उस कहावत के साथ यहाँ पे उसे जोड़ दिया है कि उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। बातों से नहीं मानेंगे, उसे सज़ा मिलेगी तब मानेंगे। तो इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है, तो इसलिए कि चीज़ उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। बस लेखक यहाँ पे ये समझाते हैं कि किसी भी गुनहगार को पकड़ने के बाद उससे जो भी कुछ सही बात सुननी है, तो ये तरीका अच्छा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं।
गुस्से में नहीं बोलूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा तुम पर, ये सब बातें समझा कर वो कहता है कि ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा खोया सा धरती की ओर देखता, यानी कि उसका सिर नीचा हुआ है और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। फिर बताता है यानी कि कुछ तो लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, यानी कि वो गुस्सा होता नहीं है, क्रोधित होता नहीं है। बोला, अच्छा चल देख, तू कूड़ा कहाँ फेंकाया है? कूड़े के पास ले जाता है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अटक जाता है, रुक जाता है। अनंतर, अनंतर यानी बाद में, मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान करने से क्या होगा, यानी कि कुछ बताएगा तो कुछ होगा नहीं, इसका सॉल्यूशन लाना है तो कुछ बोलना ही पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा। तो बात क्यों नहीं बता देता कि क्या लाया था? बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, यानी कि वो बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है पर फिर बंद हो गई क्योंकि डर भी है। हाँ कहो, रुक क्यों गई? नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी। बिंदु फिर चुप, यानी कि बाबूजी तक ही बोल पाया। फिर आगे बोलने की कोशिश करता है। शाबाश कहो, यानी कि प्रोत्साहित, बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है कि नहीं नहीं बोलो बोलो, कुछ नहीं होगा तुझे, ऐसा कहे कि बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा था कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। तो यहाँ पे बच्चे को वो चोरी जैसा ऐसा उसका आशय ऐसा नहीं था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन उसने खाने की कुछ ले लिया, लेकिन लेने के बाद, बताने के बाद उसे ऐसा लगता है कि बड़ी गलती कर दी है। मैं कहती थी ना, अब मालती कहती है कि मालती बोल उठी कि यह कुछ न कुछ तो ले जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना? मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? प्रश्न पूछा जाता है। तो कहता है कि खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी, और बता देता है फेंक दी, यानी कि उसका उपयोग भी नहीं हुआ है। और नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिश पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। यानी कि चोरी की आदत जो पड़ जाती है वो बढ़ती ही जाती है। यहाँ पे लेखक के कहने का तात्पर्य यह है, एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नियत यानी हमारे विचार हमारे भ्रमित हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो हम भी उसके आधार पर बुरे कर्म ही करते हैं। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी, यानी कि सुना ही नहीं ऐसा कर दिया। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर, कनस्तर एक प्रकार का डिब्बा बड़ा, उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। तो इस वर्ताव से घर मालिक का और घर मालकिन दोनों का वर्ताव अलग अलग है अपने नौकर पर। तो ये वर्ताव से अब हमें भी कुछ ऐसा लगता है कि चोरी भी की है, फिर भी दंड देने की या सज़ा देने की बात आती नहीं है, और उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उसे सुधारने के लिए, क्योंकि दूसरी बार ऐसा नहीं करना है, इसलिए लेखक ने ये बताया है नंदन के माध्यम से। तो नंदन क्या करता है कि उसे दी और खाने के लिए कहा। पति के इस नरमी व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। ये मुहावरा है, आग बबूला हो जाना, यानी अत्यंत क्रोधित हो जाना। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य है। मालती चोर बिंदु नहीं है, हम है। हम क्यों ऐसी चीज़ खाए जो सबको नहीं मिलती? लेखक ने जो यहाँ पे गूढ़ार्थ व्यक्त किया है कि हम ऐसी चीज़ें क्यों खाए, कैसे, ये वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। हम ऐसी चीज़ें क्यों खाए जो सबको नहीं मिलती, इससे तो चोरी की भावना जन्म लेती है।
यानी कि सबको जो मिलता है वो सबको मिलना चाहिए, सबके लिए है वो सबको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है तब ही चोरी की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि वस्तु का अभाव ही चोरी उत्पन्न करता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे ने का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, मालती कहती है आगे कि मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया। बात मेवा की नहीं है, नियति की है, यानी कि हम बुरे विचार की है, विचार की है, कर्म की है। एक दिन इसका जी चला 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 था तो मांग लेता, लेकिन बच्चा डरता है इसलिए मांग नहीं सकता, और कुछ कोई देखे ना देखे वो उस कार्य को कर जाता है। तो मैं न दे दी तब कहता, घर में 50 चीज़ें पड़ी रहती है, यो तो चीज़ जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह ना करेगा तो तुम करवाओगे। उसे प्रोत्साहित करते हो ना, इसलिए वो मालती अपने पति से कहती है कि एक ना एक दिन तुमसे बड़ा चोर बनाओगे ही, ये चोरी बढ़ती ही जाने वाली है। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। सबसे गूढ़ार्थ, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण वाक्य ये है कि जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। ये सही बात है कि वस्तु का अभाव है तब तक चोरी बनी ही रहेगी। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। वास्तविकता पे कवि ने करारा व्यंग किया है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई पैदा हुई है, उसकी बात अमीर गरीब पे ध्यान नहीं देता है, उसकी बात मानवता कम होती जा रही है, उसकी बात भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है, उसकी बात यानी सब अपना अपना ही जो सोचते हैं, यानी कि स्वार्थ बढ़ता जाता है, उसकी बात। तो ये सारी जो बुराइयाँ बढ़ती जा रही है, वो समस्या की बात यहाँ पे कवि ने, लेखक ने की है कि चोरी अच्छी नहीं है, लेकिन आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर, बड़ी पेटी उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। और वो भविष्यवाणी कर देती है। और इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा, क्योंकि एक लगाव सा भी है नौकर के साथ, इसलिए। और मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं, यानी कि अपने घर में भी वो चोरी करते हैं। और कुंदन ने यहाँ कितना, आगे कहती है कि कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही आया है। तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे मालती ने रखा है नंदन के सामने कि चोरी क्यों होती है, और वो होती ही रहती है। जो उसे वहाँ से रोक नहीं दिया गया तो वो आगे बढ़ती ही रहती है। और आगे कहती है कि नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं, और उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया और दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा, यानी कि मालती के में भी बिंदु के प्रति जो लगाव है, स्नेह है, वो तो है ही, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे वो गुस्सा हो गई। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था, घर का बिस्क वाला खुला थोड़ा सा भाग, उसका चौका बना हुआ है, उसके बाद तो एक खुला भाग में उसका खाना पड़ा था। और झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, यानी कि वो मन ही मन सोचती रहती है, यानी कि उसे पछतावा भी हो रहा है। और कहती है कि बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा, यानी कि वो उसके बारे में सोचती है और दुखी भी होती है कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई
और अपने को कोसने लगी, यानी अपने आप को ही वो कोसती है कि जरा सी बात को इतना तूल दिया, यानी कितनी बड़ी बात बना दी। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। यानी अपने आप में ये बातें करती है, पश्चाताप की आग में वो जल रही है। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। घर का बाहर का खुला बाग, और इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई और लौटी तो बिंदु उसके साथ था, यानी कि बिंदु को लेकर है वो वापिस आती है। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसके बाद यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप, यानी कुछ बोलता नहीं है। और आगे प्रश्न पूछा जाता है कि मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप, फिर भी नहीं बोलता है। अरे बोलता क्यों नहीं है? मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई, यानी वह रोने लगा। और मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा पड़ा है। चल खाना खा। यानी कि ममता, मालती में जो ममता थी बच्चे के प्रति, वो भी बाहर प्रदर्शित होती है, बताती है, दिखाई देती है। और नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। यानी कि यहाँ पे चोरी बालक कोई गलती करता है तो उसे प्यार से, स्नेह से समझाना चाहिए, ऐसा लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। यानी कि अब सब ठीक हो चुका है, सही हो गया है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो कहानी का अंत भी अच्छा है और सुखात्मक, जैसे हम कहते हैं ना, सुखद अंत यहाँ पे बताया गया है। और चोरी की एक व्याख्या, डेफिनेशन कि क्यों होती है, उसका कारण जानने का प्रयत्न भी किया गया है। तो लेखक ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें एक बड़ी बात बताई है। शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत और स्वाध्याय, ये सब आपको आपकी नोटबुक या वर्कबुक में लिख देना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार भी कर देना है। थैंक यू।